हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। कल मेरा पहला वीडियो आया, आप लोगों ने उसको देखा, बहुत अच्छा सपोर्ट किया आप लोगों ने, उसमें अच्छे खासे कमेंट आए, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं। और इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। तो सिलेबस बताने से पहले मैं कुछ आपको जरूरी चीजें बताना चाहता हूं जो कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड है। जैसे कि आप कौन से एग्जाम, मतलब कहाँ का किस किस एग्जाम में पूछे जाते हैं कंट्रोल सिस्टम, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एग्जाम का अगर मैं बात करूं तो जितने भी स्टेट जेई और एई के एग्जाम होते हैं सब में कंट्रोल सिस्टम जो है इंक्लूड किया गया है। तो जैसे यूपीपीसीएल के एग्जाम ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो होता है, यूपी में होता है, वहां का एग्जाम ले लीजिए। आपका गुजरात का ले लीजिए, आपका छत्तीसगढ़ का जो एग्जाम होता है, वो सारे सब में मतलब आपका कंट्रोल सिस्टम जो है इंक्लूड किया गया है। तो और एक बात जो है, जो हाँ मेट्रो डीएमआरसी जो होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन जो है, दिल्ली मेट्रो, एलएमआरसी, जितने भी मेट्रो के एग्जाम होते हैं उसमें भी कंट्रोल सिस्टम जो है पूछे जाते हैं। और अच्छे खासे मतलब उसमें मार्क्स के भी अच्छे खासे मार्क्स के भी पूछे जाते हैं इसमें। अगर हम बात करें जो भी एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स के, तो एसएससी जेई का जो प्रिपरेशन करते हैं वो लोग को, उन लोगों को लग रहा हो कि नहीं सर मेरे तो सिलेबस में है नहीं, मेरे तो सिलेबस में है नहीं तो मैं क्यों पढूं। लेकिन ये बात वो गलत सोचते हैं अगर ऐसे सोच रहे हैं, क्योंकि अगर वो एसएससी जेई का प्रिपरेशन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब बस एसएससी जेई का एग्जाम देंगे, वो अदर भी जितने भी स्टेट जेई के एग्जाम होते हैं वो सारा चीज देंगे। दूसरी बात जो है कि अभी रिसेंटली जो मैं बताता हूँ, रिसेंटली जो एग्जाम आया हुआ है, जैसे कि एनएलसी का एग्जाम है, एपेट का एग्जाम है जिसका 10 मई तक फॉर्म भरने का टाइम है, उसमें भी कंट्रोल सिस्टम आप देखेंगे, उसका सिलेबस चेक करेंगे, उसमें भी कंट्रोल सिस्टम जो है इंक्लूड किया गया है। तो आप कहीं ना कहीं अगर इसको छोड़ने का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल मतलब बहुत गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको मतलब आपको पढ़ना है, क्योंकि ये कोई टफ सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। आप बहुत मतलब आसान सब्जेक्ट है, एकदम इजी सब्जेक्ट है। और जो भी लिटिल बिट अगर आप इसमें एफर्ट डालते हैं, लिटिल बिट भी एफर्ट डालते हैं, तो आप अच्छा इसमें स्कोर करके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट, जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देता हूं कि उन लोगों के सिलेबस में तो नहीं, उनको पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा प्लान किया हूं, मतलब जो भी सिलेबस है उसको ऐसा डिजाइन किया हुआ हूं कि आपको मतलब कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आपको पूरा बेसिक लेवल से अच्छे खासे मतलब रूट लोकस, पोलर प्लॉट, कैसे सारा चीज मतलब प्रॉपर वे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ हूं मैं, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अगर आप बस ध्यान से बस पढ़ते रहिए, आपके तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए, तब मेरे को भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा और मैं अच्छे से मतलब आप जी जान लगा के आपको पढ़ा दूं, ठीक है। आपको एकदम बस जो भी एकदम कंट्रोल सिस्टम बहुत बेहतरीन वे में आपको मैं डिलीवर कर सकूं, ऐसा बस आप लोग अपना बस सपोर्ट दिखाते रहे। जैसे पहला वीडियो में सपोर्ट दिखाया, उसी तरह बाकी सारे वीडियो जो आने वाले हैं सब में आप लोग ऐसे ही सपोर्ट दिखाइए। आप लोग को मैं एकदम बहुत सुपर वे में ट्राई करूंगा, हर चीज को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करूंगा, हर चीज को क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। तो ठीक है, तो आप मुझे बस सपोर्ट करते रहिए, आप बदले में मैं आपको बहुत बेहतरीन वे में सारा चीज प्रोवाइड करूंगा, हर चीज क्वेश्चन से लेकर के सारा कॉन्सेप्ट, थ्योरी, एवरीथिंग आपको जो है क्लियर हो जाएगा। हाँ, और मैं उस बच्चे को मैं अलर्ट करना चाहता हूं जो बच्चे मतलब रिसर्च करने में थोड़ा ध्यान देते हैं, ज्यादा रिसर्च नहीं कर कीजिए, मैं इतना ही बोलना चाहता हूं। क्योंकि अगर आपको एग्जाम निकालना है, तो एग्जाम रिलेवेंट पढ़िए, ठीक है। अगर आपको एग्जाम निकालना तो एग्जाम के हिसाब से पढ़िए, क्योंकि अगर आप ज्यादा रिसर्च करेंगे किसी टॉपिक या सब्जेक्ट में तो बेटर यही रहेगा कि आपका टाइम लॉस ज्यादा होगा। आप जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है उस पर फोकस कीजिए, थोड़ा थ्योरी जानिए और क्वेश्चन ज्यादा बनाने की कोशिश कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो रिसर्च वाले जो स्टूडेंट है बिल्कुल मत सोचिए कि कैसे रिसर्च करना है, रिसर्च के लिए आपको बहुत समय है, बाद में करें, पहले एग्जाम को आप क्लियर कर ले अच्छे से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे पूरा एकदम ध्यान रखा कीजिए, ठीक है, हर बात को प्रॉपरली ध्यान में रखा कीजिए। क्योंकि अगर ये आपका ही भाई, अगर आपको एग्जाम अच्छे से निकालते हैं तो डेफिनेटली आपके मतलब फैमिली, आपके जो भी रिश्तेदार है, रिलेटिव है, वो लोग सबको आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, आप अच्छा करते हैं तो उनको भी अच्छा मतलब सपोर्ट, आपको भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा हर लोग से प्रॉपर वे में, और जो भी आपके पीछे आने वाले हैं वो लोग को भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आपको मतलब एक आइडल मान के चलेंगे, ठीक है। तो आप इसको बस फोकस कीजिए, इस बात को ध्यान में रखिए कि मतलब हमको बहुत बेस्ट वे में देना है हर चीज, और एग्जाम को जो है क्रैक करके रहना है। क्योंकि अभी का जो कंपटीशन है बहुत भयानक कंपटीशन हो चुका है, अगर आप एक मार्क्स भी लैग के लूज करते हैं तो डेफिनेटली आप मतलब कहीं भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। एक मार्क्स जो है बहुत मैटर करता है, हाफ मार्क्स इनफैक्ट बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे आप एकदम फुल फोकस से पढ़िए, कोई एकदम मतलब डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। अगर आपको पढ़ना है ध्यान से एकदम मस्त से पढ़िए, ठीक है ना, कोई मतलब डाइवर्स होने का कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर एग्जाम क्रैक करना है तो। क्लियर है ना इस बात को। तो हम यहाँ पे आपको अब डिस्कस करते हैं सिलेबस बताने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम का। तो सिलेबस जो यहाँ पे है आती है,
उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। सारा चीज आपको यहाँ पे मतलब लगेगा कि नहीं सर, मतलब जो डिवाइड किए हैं सिलेबस वो बहुत मतलब सटीक सिलेबस है, ठीक है ना। तो पहला जो चैप्टर इसमें आता है, ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोल सिस्टम जो स्टूडेंट्स नहीं आता है कुछ भी, जैसे डिप्लोमा वाले लोग हैं, वो यहाँ पे देखिए पहला चैप्टर जो मैं इंक्लूड किया हूँ, बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अगर आप इसमें बेसिक्स जो है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कंट्रोल सिस्टम के बारे, तो यहां पे आपको घबराने वाली बात कोई नहीं है। यहां पे अगर आप बेसिक्स नहीं पता है तो यहां पे मैं सारा चीज कवर करूंगा। इनफैक्ट व्हाट इज सिस्टम से स्टार्ट करूंगा, कंट्रोल सिस्टम तक लेके जाऊंगा आपको। उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका डिफरेंट मतलब उसका टाइप्स क्या है, वो सारा चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में। डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बताऊंगा आपको, सेंसिटिविटी क्या है ये बताऊंगा आपको, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में बताऊंगा। हर चीज इसमें कवर किया हुआ है, आपको कहीं घबराने वाली बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी नहीं आता है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसमें कवर किया गया है, जो कि ट्रांसफर फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप टेंशन ना लें, बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में आपको हर चीज का क्लियरिटी हो जाएगा। आपको क्या है इससे बहुत इंपॉर्टेंट पहला चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से इसको स्किप ना करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है ना। अब सेकंड चैप्टर का बात करते हैं अगर हम लोग, तो सेकंड चैप्टर जो आती है वो ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम स्लैश एसएफजी। तो ब्लॉक डायग्राम हम लोग क्या कवर करेंगे। ब्लॉक डायग्राम देखिए, ब्लॉक डायग्राम जनरली क्या होता है कि आप किसी मशीन से, बहुत बड़ा बड़ा मशीन होता है, तो कैसे वो ऑपरेट करता है, किसके अंदर कैसे फंक्शनिंग होता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको ब्लॉक डायग्राम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पूरे बड़े मशीन को। क्लियर है ना। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, अगर ब्लॉक डायग्राम की मदद से हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकाला जाता है। क्लियर है। तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकाला जाएगा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बहुत वेरियस रूल्स होते हैं, 10 रूल्स है ब्लॉक डायग्राम के, वो हम यहाँ पे अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आए और आप आसानी से ब्लॉक डायग्राम से आप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब एसएफजी का बात करते हैं। एसएफजी का फुल फॉर्म क्या है। एसएफजी का फुल फॉर्म है सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगेगा, सब चीज समझ आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लियर है। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या है। सिग्नल फ्लो ग्राफ में अगर जो भी दिया हुआ है सिस्टम, उसका अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल फ्लो, सिग्नल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको कैसे उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे ये यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे एसएफजी में। क्लियर है। तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, मेसन्स गेन फॉर्मूला, ठीक है। तो मेसन्स गेन फॉर्मूला जो यूज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ फॉर्मूला है, जिससे आप आसानी से किसी भी मतलब सिग्नल फ्लो ग्राफ का आसानी से आप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चंस क्या क्वेश्चंस उसमें डिस्कस करता है वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आपको, क्योंकि थ्योरी तो जितना इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्या आता है, ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन आता नहीं, सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको कोई सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया रहेगा, बोलेगा फाइंड द फॉरवर्ड पाथ गेन, सॉरी फॉरवर्ड पाथ, जितना भी फॉरवर्ड पाथ है वो निकालना है, बस काउंट करके देख लीजिए क्या है, ठीक है। वो मैं आपको अच्छे से बहुत बेस्ट वे में क्लियर करूंगा हर चीज, आपको कहीं नहीं घबराने का यहाँ पे जरूरत है। आपको बस अब बस देखिए, आपको पता चल जाएगा कि नहीं क्या है मैं दिया हूं उस चीज में। क्लियर है ना। आपको बस देखने का जरूरत है, बस रेगुलर कंटिन्यू बस देखिए इस चीज को। तो अब यहाँ पे एसएफजी में सारा चीज यहाँ पे क्लियर हो चुका है। थर्ड चैप्टर जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, थर्ड चैप्टर देखेंगे वो टाइम डोमेन एनालिसिस है। टाइम डोमेन एनालिसिस, टाइम डोमेन एनालिसिस जो होता है, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं। टाइम डोमेन एनालिसिस में अगर कोई सिस्टम में इनपुट दे रहे हैं, अगर कोई सिस्टम है अगर उसमें इनपुट दे रहा है तो आउटपुट मिलेगा हम लोग को, ये बात बताइए कि नहीं। तो यहां पे अगर आपको इनपुट देते हैं एक्स ऑफ टी, सपोज एक्स ऑफ टी इनपुट है, और एक्स ऑफ टी बहुत तरह का इनपुट हो सकता है, जैसे यूनिट रैंप इनपुट, यूनिट स्टेप इनपुट, यूनिट इंपल्स इनपुट। तो आपको अगर इनपुट देते हैं ऐसा, तो आपका रेस्पॉन्स क्या मिलेगा, रेस्पॉन्स क्या मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो वही हमको कैलकुलेट करना है टाइम डोमेन एनालिसिस में कि रेस्पॉन्स क्या मिलेगा फॉर द वेरियस इनपुट के लिए क्या रेस्पॉन्स मिलेगा। अब यहाँ पे हाँ सिस्टम क्या हो सकता है, अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो भी देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में तो आउटपुट क्या मिलेगा, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है तो रेस्पॉन्स क्या मिलेगा, वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसमें जब प्रॉब्लम आ जाते हैं कभी कभी मैक्सिमम ओवरशूट, मैक्सिमम पिक ओवरशूट के क्वेश्चन आ जाते हैं, राइज टाइम पे क्वेश्चन आ जाते हैं, एकदम सिंपल जीटा के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप उस पर एकदम फोकस करके पढ़िए कि मतलब क्या, मैं सारा चीज क्लियर करूंगा, बस एकदम बेस्ट वे में, सुपर वे में क्लियर करने वाला हूं हर चीज को। तो यहाँ पे इसके बाद जो इसमें और आती है वो है एरर स्पेस, सॉरी
स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर। यहां भी हम लोग देखेंगे कैसे अगर वेरियस इनपुट देते हैं, जैसे यूनिट स्टेप इनपुट, यूनिट रैंप इनपुट दिए हुए हैं या पैराबोलिक इनपुट दिए हैं, तो उसमें एरर क्या होगा वो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। एरर क्या होगा उस सिस्टम का वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो स्टेडी स्टेट एरर मतलब क्या होगा, जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब जब स्टेडी स्टेट पहुंचने वाला है, रीच करने वाला है, तो टी टाइम जो है इन्फिनिटी को रीच करता है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी मतलब जब भी वो स्टेडी स्टेट रीच करता है उस समय क्या डिफरेंस आ रहा है, उसका रेफरेंस वैल्यू से क्या डिफरेंस है, वही होता है एरर। उसका रेफरेंस वैल्यू से क्या डिफरेंस है वो एरर होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर थर्ड चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर फोर्थ चैप्टर की बात करें तो आती है स्टेबिलिटी के ऊपर। फोर्थ चैप्टर जो यहाँ पे है वो है RH स्टेबिलिटी, RH स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, RH स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। RH का पहले फुल फॉर्म जानने की, RH क्या होता है। RH क्या होता है, राउथ हर्विच क्राइटेरिया। तो राउथ हर्विच में क्या होता है, हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कैसे राउथ टेबल बनाया जाता है। राउथ टेबल कैसे बनेगा, राउथ टेबल बनाने के बाद हम लोग देखेंगे कैसे उसमें बहुत सा मेथड होता है, आपको बताऊंगा कैसे स्टेबिलिटी डिसाइड होता है उसमें, कब सिस्टम अनस्टेबल होगा, कब सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा, कब सिस्टम स्टेबल होगा, वो सारा चीज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले, एकदम बहुत बेस्ट वे में मतलब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब बस वीडियो का वेट कीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि नहीं क्या दे रहे हैं हम। फिफ्थ चैप्टर जो बात करते हैं यहाँ पे वो है रूट लोकस, वो है रूट लोकस। समझ में आ रहा ना, रूट लोकस। तो रूट लोकस जो यहाँ पे है ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इस चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रूट लोकस जो है पहले हम लोग देखेंगे कैसे इसको रूट लोकस को बनाया जाता है, इसका प्लॉट देखने वाले हैं हम लोग, रूट लोकस कैसे बनता है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेसिक्स मतलब प्लॉट, उसके वेरियस स्टेप्स बताएंगे कैसे बनता है, और उसके बाद जो इसमें क्वेश्चंस डिस्कस किया जाता है उसमें निकालेंगे हम लोग बहुत सा, जैसे एसिम्पटोट्स निकालना है, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स आपको निकालना पड़ेगा, वो हमको यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे सेंट्रोइड्स निकाला जाता है, क्या होता है ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेक इन पॉइंट कैसे निकलेगा, वो सारा चीज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो रूट लोकस के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछा जाता है कि आपको ब्रेक अवे पॉइंट निकालना है, ब्रेक इन पॉइंट निकालना, कैसे निकालेंगे, सारा चीज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे रूट लोकस में। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराऊंगा, इसमें टेंशन लेने वाली किसी में बात नहीं है। आपको मतलब मेरी तरफ से जो भी बताऊंगा मतलब भरपूर बताऊंगा कि जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। क्लियर है? तो आप उतना अगर अच्छे से करते हैं तो एकदम बेस्ट वे में आपका कंट्रोल सिस्टम तो फुल मार्क आएंगे। अगर अगला चैप्टर जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। ये इसके अंदर जो है एनालिसिस के अंदर 3 चैप्टर आते हैं। 6 जो आता है वो है पोलर प्लॉट। 7 जो आता है वो है नाइक्विस्ट प्लॉट, और 8 जो आता है बॉर्डे प्लॉट। तो आपको ये 3 चैप्टर जो है ये फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के अंदर में आता है। इसमें आपको 3 चैप्टर जो है ये भी प्लॉट है। आपको इसमें तीनों चैप्टर में मैं बताऊंगा कैसे प्लॉट किया जाता है, पोलर नाइक्विस्ट कैसे बनाया जाता है। बिना पोलर प्लॉट के आप नाइक्विस्ट प्लॉट बना नहीं सकते, क्योंकि नाइक्विस्ट प्लॉट जो है आपका कहीं ना कहीं पोलर प्लॉट बनाने के बाद ही उसमें जा सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग स्टेबिलिटी डिसाइड, रिलेटिव स्टेबिलिटी आपको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे नाइक्विस्ट प्लॉट पे। पोलर प्लॉट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, पोलर प्लॉट में देखेंगे पहले तो कैसे प्लॉट किया जाता है। दूसरी बात इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है फेज मार्जिन, गेन मार्जिन कैसे निकाला जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्लियरली देखेंगे, बहुत अच्छे में देखेंगे पोलर प्लॉट में। नाइक्विस्ट प्लॉट जो है वो जो है पोलर प्लॉट का ही, आपका पोलर प्लॉट का यूज होगा उस पर। अगर t टेंड्स टू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हम लोग देखेंगे वहां पे, तो यहाँ सॉरी f फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का वेव फॉर्म बनाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंसर्किलमेंट, एक फॉर्मूला आता है n = p - z जो होता है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे स्टेबिलिटी डिसाइड होगा कि नंबर ऑफ इंसर्किलमेंट
कितना है ओरिजिन के अक्रॉस, उसके हिसाब से हम लोग काउंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। क्लियर है? तो बॉर्डर प्लॉट में भी हम लोग यहाँ पे यही सेम चीज है, उसका प्लॉट देखने वाले हैं। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लॉट होता है, फेस प्लॉट होता है, लेकिन फेस प्लॉट जो है एग्जाम के रिलेवेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैग्नीट्यूड प्लॉट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेवेंट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से मैं आपको सारा चीज बताऊंगा। हर चीज इंपॉर्टेंट है, रिसर्च नहीं करना है आपको, ठीक है, प्रॉपरली, क्योंकि एग्जाम निकालना इंपॉर्टेंट, रिसर्च करना इंपॉर्टेंट नहीं। रिसर्च करने के लिए बहुत समय आपके पास है। 9th चैप्टर में यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टेट स्पेस एनालिसिस। स्टेट स्पेस एनालिसिस, ठीक है। तो स्टेट स्पेस एनालिसिस जो है, अभी तक जो 8 चैप्टर हम लोग देखे, 8 चैप्टर हम लोग जो देखे वो ये क्या था, ये क्लासिकल कंट्रोल सिस्टम था, जिसमें ये सिस्टम जितना भी एप्लीकेबल है वो सब एलटीआई सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। एलटीआई सिस्टम क्या, आप लोग एलटीआई सिस्टम क्या, एलटीआई सिस्टम होता है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो ये जो होता है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए सारा चीज एप्लीकेबल था, लेकिन अगर वो नॉन लीनियर सिस्टम हुआ, अगर वो नॉन इनवेरिएंट हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, तो उसके लिए पढ़ना होता है स्टेट स्पेस एनालिसिस। और इसमें जितना भी हम लोग बाकी 8 चैप्टर देखे सब में सिंगल इनपुट देंगे, हमको सिंगल आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर हमको मल्टीपल आउटपुट देना होगा, मल्टीपल इनपुट देना होगा, मल्टीपल आउटपुट हमको लेना होगा, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग स्टेट स्पेस एनालिसिस है हमारे पास। क्लियर है ना आप लोगों को? तो यहाँ पे स्टेट स्पेस जो एनालिसिस है वो वेरियस आपको नॉन लीनियर सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल है, मीमो सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है सबके लिए। उसके बाद इनिशियल कंडीशन अगर 0 नहीं भी है तो चलेगा इसमें सारा चीज, क्योंकि एलटीआई सिस्टम यहाँ पे जितना भी ट्रांसफर फंक्शन डिस्कस करते हैं सारा में इनिशियल कंडीशन जो है हम लोग मान के चलते हैं कि इनिशियल कंडीशन 0 होता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, इनिशियल कंडीशन नहीं भी है अगर 0, तब भी हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जितना भी देखेंगे स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उसमें वेक्टर के बारे में जानेंगे, स्टेट वेक्टर्स के बारे में जानेंगे, इनपुट आउटपुट वेक्टर क्या होता है, सारा चीज यहाँ पे क्लियरली देखेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग देखने वाले हैं, देखेंगे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, उससे क्वेश्चन आते हैं आपको। मैं आपको एकदम बेस्ट वे में यहाँ पे सारा चीज कवर कराने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको होप आपको सिलेबस जो है यहाँ पे तक समझ आ रहा हो कि मैं क्या बताने चाह रहा हूँ। 10th चैप्टर में आती है, वो लास्ट है यहाँ पे, वो आता है यहाँ पे कंट्रोलर्स एंड कंपनसेटर्स। कंट्रोलर्स एंड कंपनसेटर्स, क्लियर है। तो कंट्रोलर, जैसे कि कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट के जो एग्जाम है आईपैड, उसमें पहला यही इंक्लूड किया हुआ कंट्रोलर एंड कंपनसेटर। आप देख सकते हैं, सिलेबस चेक कर सकते हैं, अभी बताइएगा चेक करके कमेंट में कि है कि नहीं है, ठीक है। तो 10 जो है कंट्रोलर्स एंड कंपनसेटर जो है, इसमें आपको देखेंगे कंट्रोलर्स क्या है, पीआईडी आईडी सारा कंट्रोलर्स होते हैं। इसका देखेंगे हम लोग कैसे, वो उसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है, उसका डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। और उसका फीचर्स देखेंगे क्या होता है, अगर इसमें ऐड करते हैं पोस्ट जीरोज ऐड करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा स्टेबिलिटी पे, एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कंट्रोलर में। कंपनसेटर्स जो होते हैं वो लैग लीड लैग सारा कंपनसेटर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं क्लियरली। उसका वेवफॉर्म कैसे बनेगा वो चीज, हर एक चीज देखेंगे, कैसे लैग कंपनसेटर क्या होता है तो हम डिटेल में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, 10 इसमें तो बिल्कुल सारा चीज 10 जो चैप्टर है आपका वो सारा चीज हम लोग अच्छे से कवर किए हैं। और आपको यहाँ पे देख के लग रहा होगा कि नहीं 10 चैप्टर जो है यहाँ पे वो आपको एकदम बस यू कर पता ही नहीं चलेगा कि कैसे कवर हो चुका है सारा चीज कवर है हमें पे, एकदम बेस्ट सुपर वे में कवर करने वाले हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपको ये 10 चैप्टर है, उसको आपको बस फोकस करके बस पढ़ाना है आपको। अब जो मैं डेली बता रहा हूँ, डेली एक वीडियो मेरा आएगा, हर एक 30 मिनट्स अप्रोक्स का वीडियो आने वाला है, तो आप उसको एकदम डेली देखिए, एकदम फर्स्ट से अगर प्रॉपर नोट्स बनाइए, ये नहीं कि बस वीडियो देखते और पार कर गए। ऐसे में आपको क्या सीखेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे, प्रॉपर रिविजन भी करना है। तो पहला जो है नोट्स बनाइए, बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम से स्टार्ट कीजिए और प्रॉपर फॉलो कीजिए जो भी पढ़ाने वाला हूँ, क्लियर है ना। तो एग्जाम में अगर आपको निकालना है, एग्जाम निकालना है, रिसर्च नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम कैसे निकलेगा वो मैं बताऊंगा आपको, क्लियर है। तो बस लास्टली यही बोलना चाहूंगा, यही था सिलेबस। मेरा जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम के ऊपर, वहां पे आप देखिए कैसा मतलब मैंने डिस्कस किया है। कमेंट कीजिएगा, हर चीज लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया आपको तो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन।